सक्सेस आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये हम आधुनिक भारत में ये उस श्रृंखला में कड़ी में हम लोग बनाने जा रहे हैं और वीडियोस आपको हर एक कड़ी में प्रस्तुत की जाएगी। और इसमें पहला टॉपिक जो है वो आधुनिक भारत से है। देखिए, प्री की परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंडिया से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। यानी कि टोटल आपको किसी साल 16 क्वेश्चन हो सकते हैं, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो आधुनिक भारत है उससे प्रश्नों की संख्या 7 से लेकर के 10 तक हो सकती है। तो देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए प्री एग्जाम के लिए। और आधुनिक भारत को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें 100% अगर 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है तो पूरे 10 क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ी सी हो सकती है कि आपको मुसीबत हो, लेकिन जहाँ तक इतिहास सेगमेंट का सवाल है उसमें से आधुनिक भारत आपके लिए सबसे आसान है। और अगर आप एक एक फैक्ट को बहुत गहराई से कॉन्सेप्ट्स के साथ समझने का अगर प्रयास करें तो 100% मेरा दावा है कि वो आप क्वेश्चन को सही बना सकते हैं। तो आप इसी क्रम में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आप देखिएगा कि ये टाइम पीरियड जो है वो 1707 से 1947 जो है। एक ये डिटेल चर्चा का विषय है कि क्यों आधुनिक भारत को हम लोग इस टाइम फ्रेम से क्यों उठाते हैं। ऐसे ये बहस लंबी जाएगी, लेकिन मैं इसको बहुत संक्षिप्त रूप में ये बताता हूं कि आधुनिक का मतलब क्या होता है। हम ये देखते हैं कि आधुनिक का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में या किसी भी काल में कुछ अगर नए चेंजेस आते हैं, समथिंग न्यू चेंजेस हैपन्स, तो उसको हम आधुनिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो आधुनिक दिख रहा है। इसका मतलब कि सर्टेन टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी नई चीज़ें आ गई जिससे कि वो आधुनिक दिखने लगा। ठीक इसी तरीके से आधुनिक भारत में ऐसी 3 विशेषताएं हैं। उन 3 विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का विस्तार, जो आगमन नहीं, आगमन पहले हो चुका है। यूरोपीय कंपनियों का विस्तार वो पहली चीज है। दूसरी चीज उसमें मुगलों का पतन है। तीसरी चीज क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। हम एक एक करके जितनी बातों को मैं बताऊंगा, एक एक करके बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस की भी संभावनाओं को हम लोग तलाश करें कि ताकि 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग वो काम कर सकें। ये 3 नई विशेषताएं इसमें देखी गई, इसीलिए इसको आधुनिक भारत कहा गया। अब देखें कि प्रश्न ये है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन जो है वो भारत में 1707 से पहले होता है। इसलिए इस टॉपिक का विस्तार इतना बड़ा है कि इसको मध्यकालीन भारत में भी पढ़ा जाता है और आधुनिक भारत में भी पढ़ा जाता है। मध्यकालीन भारत में चूंकि 1498 में वास्को डी गामा पहले पहुंचता है, तो ये टाइम फ्रेम आपका मध्यकालीन भारत में इसको पढ़ा जाएगा। तो इसके कारण मध्यकालीन भारत में भी इस टॉपिक को, वहां से इस टॉपिक का शुरुआत होता है। और 1707 तक जो है वो एक खंड में पढ़ा जाता है। फिर 1707 में लगभग उनका विस्तार के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। इसलिए इस टॉपिक को यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन मध्यकालीन भारत में ही हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि इन व्यापारिक कंपनियों में सबसे पहले इनका एक सामान्य परिचय है। दूसरी चीजें हैं जो प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं।
सामान्य परिचय के तहत ये हम देखेंगे कि भारत में इनके आने की कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, भारत में ये क्यों आए, ये क्वेश्चन उठता। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, डेनिश हैं, स्वीडिश हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस ये करेंगे कि क्या भारत का यूरोप से कोई संपर्क पहले था कि नहीं था, या इसी काल में सबसे पहले हुआ है। ये बातों की जानकारी जो है वो होनी आपके लिए बहुत आवश्यक है। जो इसमें आप देखेंगे कि भारत का, जहां तक हमने नक्शे में ये दिखा दिया है भारत को, भारत का संपर्क जो है वो पहले से यूरोप से था। ये कोई नई चीज नहीं थी। ईसा सन की प्रथम शताब्दी से संगम साहित्य में इस चीज का विवरण मिलता है कि भारतीयों का रोमनों के साथ व्यापारिक संबंध था, और यहां पे बहुत सारे पोर्ट, उस पोर्ट का जिक्र उस समय में किया गया। जैसे आप मान लीजिए कि केरल के तट पर उसका विस्तार लिखाया गया है कि मुजिरिस जो है वो पोर्ट, ऐसे ही कावेरी नदी के तट पर जो है वो कावेरी पतिनम का जो है वो जिक्र मिलता है। यानी कि ईसा की प्रथम शताब्दी में ऐसे पोर्ट का, बंदरगाहों का जिक्र है जिससे होकर के भारत का व्यापार जो है वो यूरोप को होता था। अब प्रश्न ये आप सोचेंगे कि भाई भारत का व्यापार होता कैसे था। इतिहास को आपको लॉजिकली समझना है। लॉजिकली अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, और साथ ही साथ बहुत रुचिकर होगा। कैसे होता था, तो यहां से ये पूरा हिंद महासागर है, ये अरब सागर है। आप यहां पे अगर आएंगे एटलस में, हमेशा इतिहास के विद्यार्थी को एटलस जरूर रखना चाहिए। बिना एटलस की पढ़ाई आप जो है वो करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे तो आपके ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब आप देखिएगा कि यहां पे मैप में अगर एटलस, जब भी हमारा अगर क्लास आप देखेंगे तो जरूर आप एटलस रख लें वहां पे। जो तो यहां पे आप देखेंगे कि रेड सी यहां पे है, यहां पे गल्फ सी है, और इससे लेकर के एशिया के ईरान, इराक में ये गुड्स पहुंचते थे। जो और यहां से फिर स्थल मार्ग से उस समय अफ्रीका और एशिया के बीच में जो स्वेज कनाल है, उस समय स्वेज कनाल नहीं होता था। जो तो इससे क्या होता था कि लैंड रूट पे सामानों को उतारा जाता था, और फिर भूमध्य सागर में ये सामान पहुंचते थे। और भूमध्य सागर कहां पे है, तो भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। अब भूमध्य सागर में ये रोम के व्यापारी और यूनान के व्यापारी उन सामानों को, जो अरब सागर के जो व्यापारी थे, उनसे उन सामानों को खरीदते थे। जो इस तरीके से ये व्यापार होता था। जो बाद में क्या हुआ कि इस्लाम के उदय के बाद जो अरब के लोग थे, उन्हीं का इस व्यापारिक मामले में दबदबा था। जो भारत का ऐसा, उसको ट्रेजेडी कह लीजिए या जो भी उसको कह लीजिए, कि भारतीय शासकों ने केवल चोलों को छोड़ करके, जो बाकी किसी शासकों ने अपना कोई समुद्री बेड़ा तैयार नहीं किया, और न ही कोई व्यापार के लिए वो लोग अपने, उनका कोई काफिला था जिससे वो व्यापार करते। जो इसलिए हमेशा से विदेशी व्यापारियों का ही, चाहे वो अरब सागर में अरेबियन व्यापारी हो, तो इनका दबदबा इस्लाम के उदय के बाद से और बढ़ जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतीयों का संपर्क जो है वो पहले से था। अब दूसरा यह है कि हमारी जो घटनाएं हैं, चूंकि यूरोप शब्द क्या है यहां पे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है। यानी कि यूरोप के लोग जो है वो
पहले भी व्यापार करते थे, लेकिन उनका व्यापार अप्रत्यक्ष रूप से था। जो उसमें बीच में मिडिलमैन कौन था, मध्यस्थ कौन थे, तो वो अरेबियन व्यापारी थे, जो जिनकी भूमिका इस्लाम के उदय के बाद और बढ़ गई थी। तो इसमें क्या था कि जो समझने वाली बात यह है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में आपस में प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो गई। हमने पहले भी आपको जिक्र किया है कि भूमध्य सागर में इटली और इटली के, खास करके इटली तो बाद में नेशन बना, लेकिन उसके पहले रोम है, वेनिस है, जेनेवा। आज का जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा है, वेनिस के व्यापारी हैं, इसी तरीके से ग्रीस के व्यापारी, इनका भूमध्य सागर में पूरा दबदबा था। अगर आप भूमध्य सागर में देखिए तो इटली और ग्रीस जो है वो पूरा फिंगर शेप्ड में से निकले हुए हैं। तो ये व्यापारी क्या करते थे कि अरेबियन लोगों से गुड्स को खरीद करके और पूरे यूरोप में जो है उसका हाईली प्रॉफिटेबल प्रॉफिट पे ये बेचते थे। जो ये घटना जो है वो 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी की ये घटना है, यानी 1200 से 1300, 1300 से 1400, 1400 से 1500। जो ये 300-400 वर्षों तक और ये इनका दबदबा जो है वो कंटिन्यू रहा है। आप यूरोप के नक्शे पे चले जाइए, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं क्यों यूरोप पे जा रहा हूं, क्योंकि ये वो यूरोप से मतलब है। जो यूरोप के लोग कैसे आए इसका मैं जिक्र आपको बता रहा हूं। तो आप देखेंगे कि यूरोप के नक्शे पे पुर्तगाल एकदम अटलांटिक सी के कोस्ट पे है। तो सबसे पहले पुर्तगाल के लोग भाई क्यों यहां आए, क्यों नहीं डच आ गए, क्यों नहीं अंग्रेज आ गए, क्यों नहीं फ्रांसीसी, क्यों बाद में आए? हर एक चीज का लॉजिक है। जो पुर्तगाल के लोग ही पहले क्यों आए? इतिहास को हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हर एक चीज के लॉजिक के साथ हमें पढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन खुद से उठाना चाहिए कि उस देश के लोग ही क्यों पहले आए, अब इसका कारण और आने के प्रति कौन सा ऐसी मोटिवेशन की चीजें थी कि वो आए। तो वो आए व्यापार में मंडी की तलाश में। मंडी का मतलब यह है कि पहले क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से भूमध्य सागर में पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनका इटली के व्यापारियों से, आप इटली में इसलिए बार बार शब्दों का यूज कर रहा हूं कि इटली एक नेशन के रूप में आप अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन उस जमाने में इटली नहीं था, उस समय में रोम, उसके छोटे छोटे शहर के व्यापारी थे, जो उनसे इनकी प्रतिस्पर्धा हो गई। जब उनसे ये माल खरीदते थे, अगर मान लीजिए पूरा यूरोप बड़ा है, तो पुर्तगाल और स्पेन को ये जरूरत पड़ी कि भाई हम भी जो है वो, उनको माल बहुत अधिक कॉस्ट पे मिलता था। सभी जगह कॉस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आज ही भारत में आप देखेंगे कि भारत और चीन के साथ अगर व्यापार देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है हम चीन से आयात कर लेते हैं, क्यों? कि भाई सस्ते दाम पे मिल जाए। ठीक उसी जमाने में भी भारत के मसाले और भारत के सूती वस्त्र जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी से ही यूरोप में बहुत फेमस थे। जो तो पुर्तगाली व्यापारियों का प्रयास ये था कि हम मंडी पहुंचे, जो लेकिन भूमध्य सागर के हो करके जो है पुर्तगाली नहीं जा सकते थे, जो क्योंकि सी में भी उस समय समुद्र में झगड़े हुआ करते थे। अब पुर्तगालियों को भाई एक आया कि मैं नया रास्ता खोजूं, प्रश्न तो आएगा। तो ये नया रास्ता जो है वो कैसे होगा? जो अब इसमें जो है वो, तो पहला हमने ये क्या किया कि मंडी पहुंचने की आसान। आज भी आप जो है देखेंगे कि शादी विवाह के समारोहों पे आप सामान कहां से खरीदते हो? आप मंडी से खरीदते हो। आप जो है वो जहां या तो सब्जी मंडी होगी, कपड़े की मंडी होगी। तो भारत भी मसालों और सूती वस्त्रों का एक मंडी था पूरी दुनिया के लिए। तो मंडी पहुंचने की आशा है, सूती वस्त्रों और मसालों की भारी मांग है। यूरोपीय लोगों को टेस्ट के रूप में मसालों का टेस्ट लग चुका था, और हमारे यहां बड़ी अच्छे क्वालिटी के सूती वस्त्र बनते थे। अब प्रश्न यह है कि ये उनके भीतर आशा थी। जो
कि भाई हमको प्रॉफिट मेकिंग करनी है। अब पुर्तगाल एक ऐसा देश था जिसमें एक शासक हुआ, उसका नाम था हेनरी नेविगेटर। जो मैं थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, हेनरी नेविगेटर उसका नाम था। अब ये भी आप विश्व इतिहास में इन घटनाओं को पढ़ें, मैं उसको अभी संक्षिप्त किए दे रहा हूं। हेनरी नेविगेटर ने दुनिया में सबसे पहला नेविगेशन का स्कूल खोला, और उस स्कूल में जो है वो, अभी तो तमाम आपको नेविगेशन के स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया में पहली बार हेनरी नेविगेटर ने, उसने देखिए कितना शौकीन था, उसने अपने नाम ही को ही नेविगेटर रख लिया। और उसके स्कूल में वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे विद्यार्थी थे, जो एडवेंचरिस्ट थे, साहसी थे, और राजा भी उनका जो है वो उतना ही प्रॉफिट मेकिंग में उनको सहायता दे दी। आप ये मत समझिएगा कि वास्को डिगामा खुद अकेले पहुंच गया है, नहीं, बिना राजा के सपोर्ट के वास्को डिगामा नहीं आ सकता था भारत में, क्योंकि उसे तो शिप चाहिए था, शिप के साथ जो है उसे तलवारधारी लोग चाहिए था, क्योंकि शिप में भी काफी समुद्री डकैतों का उस समय भी बोलबाला था। और उस समय कुछ मिसकंसेप्शंस दुनिया में थे, जो है जैसे समुद्र वो फ्लैट है, पृथ्वी फ्लैट है, आप आगे जाएंगे गिर जाएंगे, समुद्री जो राक्षस हैं वो निगल लेते हैं जहाज़ों को, आप भटक जाने का खतरा है। ये 3 बातें थी जो इस समय का कुछ वैज्ञानिक डेवलपमेंट ऐसे हुए, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऐसे हुए, जिसमें नेविगेशन साइंस में बहुत डेवलपमेंट हुआ, जो दिशा सूचक यंत्र बनाए गए। और कोई भी व्यक्ति जो है बिना कोस्ट का बहुत दूर तक यात्रा डर के मारे नहीं करता था कि भाई हम आगे समुद्र में खो जाएंगे। तो दिशा सूचक यंत्र से जो है वो पता चलता था कि हम ईस्ट है कि वेस्ट है, कहाँ है। क्योंकि आज के जमाने में कोई इंजन वाला वैसा कोई शिप नहीं होता था, जो उसको पतवारों से खेया जाता था। तो साउथ अफ्रीका के कोस्ट तक जो है वो केप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोम्यू डियाज, और ये कई चरणों में हुआ, जो 1487 तक आते आते पुर्तगाली नाविक जो है वो अफ्रीका के कोस्ट के एकदम साउदर्न टिप पे जो है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, गुड होप माने अच्छी आशा, जो तो वहां तक वो पहुंच गए थे, जो और जब वास्को डिगामा आया, बार्थोलोम्यू डियाज वहां से फिर वापस हो लिया, जो उसको आगे लगा कि कंटिनेंट तो बहुत बड़ा है, अज्ञात है, मैं कैसे खोजूंगा जो है। लेकिन वास्को डिगामा क्या किया कि वहां से उसने यू टर्न, वो टर्न ले लिया और टर्न लेकर के ईस्ट कोस्ट पे आ गया। तो दुनिया के इतिहास में जो एडवेंचरिस्ट लोग होते हैं, जो अपने नए मार्गों की खोज करते हैं, उन्हें इतिहास जानता है। तो वास्को डिगामा वैसे फिर आगे की तरफ प्रोसीड। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी वेंचर करने के पीछे कुछ सर्टेन परिस्थितियां भी होती हैं। जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया, राजा का ये हो गया, और राजा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। तो इन सब कारण से, यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी जो हुए, उसके पीछे उस समय का साइंटिफिक डेवलपमेंट था, और व्यापारिक जो है वो प्रतिस्पर्धा, ये सब कारण उस समय के थे। अब हम सीधे आते हैं कि ये आप विश्व इतिहास में और अच्छी तरीके से इस बातों को पढ़ेंगे जब मैं विश्व इतिहास के बारे वो बताऊंगा। अब आइए कि ये पुर्तगाली यहां पे आ गए। अब वास्को डिगामा जब यहां पे, तो अब क्वेश्चन, अब हम आएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करें। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली जो है वो प्रथम थे, ठीक है। लेकिन ये स्पष्ट, ये देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं समुद्री मार्ग से, जो उसके पहले भी यूरोपीय व्यापारी आए थे, लेकिन समुद्री मार्ग से जो है डायरेक्ट जो है वो पहुंचने वाला पुर्तगाली प्रथम था, वास्को डिगामा। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। कहां पहुंचा? कालीकट। मैप जरूर देखिएगा, कालीकट कहां है? तो कालीकट केरल के तट पे है, और इसको कहा जाता है आपको मलाबार कोस्ट।
मलाबार तट। इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट, ये पहुंचा कालीकट। जो कालीकट में जो है वो अब चूंकि वो अफ्रीका कोस्ट से मोम्बासा के नजदीक वो चला तो अब वो कहा कि भाई वो भारत के बारे में तो वो केवल सुना था, भाई आता कैसे। अरेबियन सी में उसको गुजरात का एक नाविक अब्दुल मानिक मिल गया। जो अब्दुल मानिक, ये अब्दुल मानिक यहां पे एक्टिव था। अब्दुल मानिक ने उसको हेल्प करके यहां तक पहुंचा दिया। क्योंकि अब्दुल मानिक क्या है, यहां से ट्रेड करता था पहले से, ये हमारे लिए फैक्ट हो गया। अब क्या है कि वो वापस चला गया और आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स भी आपको, जो हमारा ऐप है मोबीशाला ऐप के माध्यम से, उसमें आपको नोट्स भी डिटेल्स मिलेंगे। मैं जो भी चीज़ों को बता रहा हूं, एक एक चीज़ की डिस्कशन से आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। वहां पे जाइएगा तो उस ऐप में नोट्स मिलेंगे आपको। जब वो गया यहां से तो देखिए 60 टाइम्स उसे प्रॉफिट मिला, 60 गुना प्रॉफिट मिला उसको। जो और जाकर के उसने उस बात का जिक्र किया वहां। अब पूरे यूरोप में जो है, खास करके पुर्तगाल में, इस बात का जो है वो बहुत उसके राजा को भी लाभ हुआ और आगे की तरफ वो लोग आने की और प्रेरणा मिली। दूसरी बार जो है वो, लेकिन ये मत समझिएगा कि वास्को डी गामा जब कालीकट में जब यहां पहुंचा तो यहां का शासक जो था वो कौन था, जमोरीन। जो जमोरीन यहां का शासक था, हिंदू राजा था। इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अगली बार वास्को डी गामा के आने के पहले उसने कहा कि ये तो बहुत प्रॉफिटेबल ये है। अगली बार उसने राजा को कहा कि, और जमोरीन से उसकी बात बहुत नहीं बनी। जो शुरू में जमोरीन ने स्वागत किया, लेकिन वास्को डी गामा की मंशा क्या थी। जो मंशा उसकी ये थी कि उसने राजा से ये कहा कि आप जो है वो अरब के व्यापारियों से आप व्यापार मत करो, व्यापार केवल आप मुझसे करो। जमोरीन ने उस बात को नहीं माना। तो अगली बार जब वास्को डी गामा आया तो वो दलबल के साथ आया। इसी बात को आपको समझना भी है, ये कॉन्सेप्ट भी है कि कैसे भारत में जो व्यापारिक कंपनियां आई वो क्यों दलबल के साथ आई। अगर आप व्यापार करने के लिए आ रहे हो तो सीधे आप व्यापार करने के लिए आओ। जो लेकिन राजा को उसने सलाह दे दी कि इस बार जो भेजना सेना नायक को वो पूरे हथियारों के साथ भेजना। अब आपको 1500 ईस्वी में द्वितीय व्यापारिक पुर्तगाली अभियान जो है वो अल्वारेज कब्राल के नेतृत्व में आया। राजा को उसने सलाह दे दी थी। देखना, ध्यान देने वाली बात है कि वास्को डी गामा का भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आता है। 2 बार का तो उल्लेख सभी किताबों में पाएंगे। तीसरी बार आने का बहुत कम जगहों पे जिक्र है। तो आपको आगे की हम चरण में बताएंगे। 1500 ईस्वी में जब द्वितीय व्यापारिक पुर्तगाली अभियान कब्राल के नेतृत्व में आया तो जमोरीन के साथ उसका संघर्ष हो गया। उसकी मांग ये थी कि सारा का सारा व्यापार, यानी कि जितना खास करके मसाले जो है, आप मेरे से ही मुझे दे दो सब, अरब के व्यापारियों को मत दो। जमोरीन ये बात क्यों मानता? तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ। तो कालीकट में से ये लोग थोड़ा दूर हट गए और ये लोग चले आए कोचीन। इसीलिए कोचीन में जो है वो इनकी पहली फैक्ट्री विधिवत रूप से स्थापित हुई, जो 1502 ईस्वी में। यानी कि 1500 में कब्राल आया तो सक्सेसफुल बहुत नहीं हुआ, और 1501 ईस्वी में जो है वो 1 और 2 के आसपास जो है वो कोचीन में फैक्ट्री इनकी बन गई।
अब आप देखेंगे कि कुछ बातों को हम और जिक्र कर रहे हैं कि वास्को डी गामा जो है वो ईस्वी में 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। ठीक है, और इस बार जो है वो फिर से कोचीन में उसने स्थापित किया और जमोरिन के साथ उसका काफी लंबा संघर्ष चला। उसके विस्तार में हमें जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने जो नीति अपनाई वो मारकाट की नीति अपनाई। उसने ऐसा कई विवरण मिलता है कि बहुत सारे नाविकों का उसने कान काट लिया और ना काट लिया, और इस तरीके से तलवारों के बल पे उसने अरेबियन व्यापारियों को ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र से हटाने का प्रयास किया, और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल रहा। यानी भारतीय सामुद्रिक व्यापार में हथियारों के दस्ते का प्रयोग जो है वो वास्को डी गामा ने बल के आधार पे किया, और जमोरिन की ताकत जो है वो केवल लैंड पे थी, सी में नहीं थी। और ये क्या था कि इसका कारण क्या था, इसको समझने वाली बात, ये द्वितीय जो अभियान जो आया इसको आर्मडा कहा जाता था। जो इसको जो है वो इंग्लिश में इसको मैं लिख देता हूं आर्मडा। आर्मडा आर्मडा का मतलब ये है कि ये लोग ऐसे शिप बना के आते थे, जो इसको आर्मडा कहा जाता था। ठीक है, यानी कि समुद्र में क्या होता था कि ये लोग जो है वो एक शिप नहीं होता था, ये शिपों की पूरी श्रृंखला होती थी जो, और कोई शिप अगर मान लीजिए विरोधी पक्ष का आ गया तो ये लोग क्या करते थे कि इस स्टाइल में इसको घेर लेते थे जो, और नजदीक बढ़ करके इस पे आक्रमण करके इसके माल को हस्तगत कर लेते थे और इसको मार करके फेंक देते थे। ये कहा जाता है आर्मडा। आर्मदा का मतलब कि समुद्री, सीधे रूप में समझिए कि समुद्री सेना, जो कि समुद्र में ही सेना का विस्तार उन्होंने कर दिया था। तो आर्मडा का प्रचलन जो है ये वास्को, अब कबराल ने और वास्को डी गामा ने ये करना शुरू कर दिया। अब देखिए कि वास्को डी गामा को हम यहीं पे बता दें कि 1524 में तीसरी बार वो आया, तीसरी बार आया वो, लेकिन इस बार आया और वो वाइसराय बन के आया। बीच में आपको क्वेश्चन आएगा कि बीच में आखिर क्यों नहीं आया। बीच में इसलिए नहीं आया कि वहां के पुर्तगाली राजा के साथ संबंध उसका खराब हो गया, तो इसलिए जो है वो फिर जब 1524 में दूसरा कोई राजा आता है तो उसके साथ संपर्क उसका रहता है। तो फिर से चूंकि वास्को डी गामा भारतीय मामलों का विशेषज्ञ था तो इसलिए उसे तीसरी बार भेजा गया। तीसरी बार आया तो बदकिस्मती से उसे मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया जिसके चलते जो है वो डेथ हो गया 3 महीने के भीतर ही। खैर एनीवे जो है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जो है वो कितनी बार आया, तो भाई वो तीसरी बार आया जो है। अब आप देखेंगे कि हम आगे देखेंगे कि, और इसको हम चार्ट के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। पुर्तगालियों में पहला चार्ट है जो पृष्ठभूमि और आगमन, जो हमने इसकी पृष्ठभूमि और आगमन का मतलब यह है कि आगमन अब हो चुका। जो अब हम देखेंगे आपको कि प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, जो और इसी कड़ी में हम ये भी देखने का, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नरों को हम देखेंगे, जिसमें से पहला गवर्नर जो है वो फ्रांसिस डी अल्मेडा है, जिसका शासनकाल जो है 1505 से 1509 है। अब क्या है कि पुर्तगाल के राजा ने एक यहां पे गवर्नर बना करके भेजना शुरू किया। देखिए उनकी मंशा कैसे होती है। और इसने 2 प्रमुख नीतियों के लिए जाना जाता है फ्रांसिस डी अल्मीडा को। फ्रांसिस डी अल्मीडा को एक तो है शांत जल की नीति, फ्रांसिस डी अल्मीडा, इस बात को मैं यहां पे जिक्र किए दे रहा हूं। एक है इसकी शांत जल की नीति, जो
इसको कहा जाता है इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। और दूसरा है कार्टेज सिस्टम। कार्टेज व्यवस्था। शांत जल की नीति का मतलब ये सुनने में शांत लगता था लेकिन वास्तव में अशांत था। शांत का मतलब ये था कि मेरे क्षेत्र में आप दखल मत दो जो, वरना अशांति हो जाएगी। और इसके लिए उसने एक कार्टेज व्यवस्था की जिसको कि परमिट व्यवस्था आप कह सकते हैं। परमिट यानी कि ये क्या करते थे कि कोचीन में एक परमिट जारी करते थे जो उस बिना परमिट को लिए हुए किसी जहाज को जाने की इजाजत नहीं थी इस अरेबियन सी में। अगर कोई जाने की हिम्मत करता तो अर्मडा के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता था, सामानों को कैप्चर कर लिया जाता था और मार करके समुद्र में फेंक दिया जाता था। तो हथियारों के बल पे इसने जो है वो फ्रांसिस डी अल्मेडा ने पूरे का पूरा जो है अरेबियन सी को यहां से मोनोपोलाइज कर लिया। इसको क्या किया इन्होंने अरब व्यापारियों को भगा दिया, ठीक है, और एकाधिकार स्थापित कर लिया। ये अल्मीडा के समय हो गया। अब हम देखेंगे कि अगला जो पुर्तगाली गवर्नर है वो है अल्बुकर्क। तो इनकी नीतियों के लिए ये है। और अगला इंपॉर्टेंट जो है वो अल्बुकर्क ने वास्तविक जो संस्थापक था वो अल्बुकर्क ही था। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो पीसीएस एग्जाम में भी आ चुके हैं। यूपीएससी की परीक्षाओं में देखिए जहां जहां पे सभी फैक्ट्स को बहुत याद रखना आपके लिए आवश्यक नहीं होगा, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं उस चीज को कि कुछ बेसिक चीजों को कभी विस्मृत नहीं होने देना। तो अल्बुकर्क का बहुत महत्व, वास्को डी गामा जिस तरीके से महत्वपूर्ण है उसी तरीके से अगला महत्वपूर्ण जो है अल्बुकर्क जो है वो वास्तव में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का उसने एक्सपेंशन किया जो और इंपायर बनाया। अब आगे वो बढ़ता है, आगे बढ़ करके देखिए गोवा कहां पे है, गोवा यहां पे है। और 1510 ईस्वी में उसने गोवा की विजय कर ली अल्बुकर्क ने। तो पहला क्या है, गोवा की विजय। गोवा की विजय, आज भी गोवा बहुत महत्वपूर्ण जगह है, राज्य है। तो गोवा की विजय करता है। दूसरी चीज उसने ये कहा कि भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया। वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा दिया। वैवाहिक संबंधों को इसलिए बढ़ावा दिया कि पुर्तगाली संख्या में कम थे, तो उसने सोचा कि और हम लोगों की संख्या बढ़े। तीसरा बात उसने किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो ये कुछ दो तीन बातों के लिए अल्बुकर्क को जाना जाता है जो, लेकिन उसकी धार्मिक और सहिष्णुता की नीति थी। हिंदुओं के प्रति जो है वो धार्मिक रूप से असहिष्णु था, हिंदुओं मुस्लिमों सबके दोनों के प्रति।